सोचिए, एक जीव जो पानी में रहता था, कैसे वो जमीन पर आया और फिर आसमान में उड़ने लगा। सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? लेकिन ये हकीकत है। आज हम इसी कमाल की कहानी को समझने वाले हैं। हम देखेंगे कि जमीन पर चलने, रेंगने और उड़ने वाले जानवरों को कैसे बांटा जाता है। ये एक ऐसी यात्रा होगी जो बताएगी कि जिंदगी ने जमीन पर टिके रहने के लिए क्या-क्या कमाल के रूप लिए हैं। अच्छा, एक सवाल है। सैलामेंडर और छिपकली दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, पर क्या वो एक ही हैं? या फिर एक पक्षी और एक चमगादड़ दोनों उड़ते हैं, तो उनमें क्या फर्क है? ये सवाल लगते तो बहुत सीधे हैं, पर इनके जवाबों में ना एवोल्यूशन की पूरी कहानी छुपी है। तो चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो हमारा आज का सफर कैसा रहेगा? हम अपनी ये एवोल्यूशन की यात्रा शुरू करेंगे पानी और जमीन दोनों में रहने वाले जीवों यानी उभयचरों से। फिर हम मिलेंगे जमीन के असली बादशाह सरीसृपों से। उसके बाद हम आसमान की तरफ बढ़ेंगे और मिलेंगे हवा के उस्तादों यानी पक्षियों से। और आखिर में हम बात करेंगे अपने सबसे करीबी रिश्तेदारों स्तनधारियों की। और फिर इन सब को जोड़कर एक पूरी तस्वीर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है क्लास एम्फिबिया यानी उभयचर। इनके नाम में ही इनकी सबसे बड़ी खासियत छिपी है। ये वो जीव हैं जो पानी और जमीन के बीच एक पुल का काम करते हैं। ये देखिए, ये है उभयचरों के दो सबसे जाने माने एग्जाम्पल्स। एक तरफ है सैलामेंडर, जो दिखने में बिल्कुल छिपकली जैसा लगता है, पर है ये एक उभयचर। और दूसरी तरफ है मेंढक, जिसे तो हम सब जानते हैं। ये दोनों ही इस ग्रुप के बेहतरीन प्रतिनिधि हैं। ये हमें दिखाते हैं कि कैसे जिंदगी ने पानी से निकलकर जमीन पर पहला कदम रखा। अच्छा, ये जो नाम है एम्फीबिया, इसके पीछे की कहानी भी बड़ी मजेदार है। ये एक ग्रीक शब्द है जो दो हिस्सों से बना है। एम्फी, जिसका मतलब होता है दोनों या दोहरा, और बायोस, जिसका मतलब है जीवन। तो एम्फीबिया का मतलब हुआ दोहरी जिंदगी। बिल्कुल सही नाम है ना इनके लिए, क्योंकि ये अपनी जिंदगी पानी और जमीन दोनों जगह जीते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी बातें हैं जो किसी जीव को उभयचर बनाती हैं? चलिए देखते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात इनकी त्वचा। वो हमेशा नम रहती है और उस पर कोई स्केल्स या शल्क नहीं होते। इसी वजह से ये अपनी त्वचा से भी सांस ले पाते हैं। इनके बाहरी कान नहीं होते, उसकी जगह एक मेम्ब्रेन या झिल्ली होती है जिसे टिम्पैनम कहते हैं। इनका दिल 3 चैम्बर वाला होता है। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जिसका मतलब है कि ये अपने शरीर का तापमान कंट्रोल नहीं कर सकते। और हाँ, इनमें एक और खास चीज होती है जिसे क्लोवेका कहते हैं। ये कुछ नए शब्द हैं, चलिए इन्हें थोड़ा और समझते हैं। तो ये टिम्पैनम क्या चीज है? अभी बात हुई थी ना इसकी। इसे एक तरह से कान का पर्दा समझ सकते हैं। ये एक पतली सी झिल्ली होती है जो आवाज की वाइब्रेशंस को पकड़ती है, चाहे वो हवा में हो या पानी में। इसी की मदद से ये उभयचर अपने आसपास की दुनिया को सुन पाते हैं। और वो दूसरा शब्द था क्लोएका। ये भी एक बड़ी ही अनोखी शारीरिक बनावट है। सोचिए, एक ही रास्ता खाने को पचाने के बाद, यूरिन के लिए और प्रजनन के लिए भी। ये तीनों सिस्टम एक ही ओपनिंग से बाहर निकलते हैं। ये मैमल्स यानी स्तनधारियों को छोड़कर कई और रीढ़ वाले जानवरों में भी पाया जाता है। काफी एफिशिएंट सिस्टम है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उभयचर पानी से पूरी तरह आजाद नहीं हो पाए थे, उन्हें पानी की जरूरत थी। लेकिन हमारा अगला ग्रुप सरीसृप, इन्होंने इस बंधन को तोड़ दिया। ये वो पहले जीव थे जिन्होंने जमीन पर पूरी तरह से जीना सीख लिया। ये थे जमीन के पहले असली विजेता। और सरीसृपों की दुनिया में वैरायटी तो देखिए, कमाल की है। एक तरफ रंग बदलने वाला गिरगिट है, तो दूसरी तरफ पानी का खूंखार शिकारी मगरमच्छ। एक तरफ अपनी ढाल लेकर घूमने वाला कछुआ है, तो दूसरी तरफ जहरीला कोबरा। ये सब के सब सरीसृप है, और ये दिखाता है कि जमीन पर राज करने के लिए इन्होंने कितने अलग अलग रास्ते अपनाए। इनका नाम रेप्टिलिया कैसे पड़ा? ये लैटिन भाषा के एक शब्द रेपेरे से आया है, जिसका सीधा सा मतलब होता है रेंगना या क्रॉल करना। इनके चलने का तरीका देखकर ही ये नाम रखा गया है, बिल्कुल फिट बैठता है। तो सरीसृप जमीन पर इतने कामयाब कैसे हुए? इनकी सबसे बड़ी ताकत थी इनकी सूखी स्केल्स वाली त्वचा। इसने शरीर से पानी को बाहर निकलने से रोक दिया। उभयचरों की तरह ये भी कोल्ड ब्लडेड ही थे। पर एक और बहुत बड़ा बदलाव आया, वो था इंटरनल फर्टिलाइजेशन।
इसका मतलब था कि अब अंडे देने के लिए पानी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं, और इनके बच्चे भी सीधे छोटे सरीसृप के रूप में पैदा होते थे, कोई लार्वा वाली स्टेज नहीं। मतलब पैदा होते ही जमीन पर जीने के लिए तैयार। हमने ये शब्द पहले भी सुना, पोइकेलोथर्म्स या असमतापी। आसान भाषा में इसे कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। इसका सीधा मतलब है कि ये जानवर अपने शरीर के अंदर गर्मी नहीं बना सकते। उनका टेम्परेचर बाहर के माहौल के हिसाब से बदलता रहता है। इसीलिए तो छिपकलियां या सांप अक्सर धूप में किसी पत्थर पर पड़े मिलते हैं। वो असल में अपने शरीर को गर्म कर रहे होते हैं, जैसे हम अपनी बैटरी चार्ज करते हैं। तो जमीन पे तो हमने राज कर लिया, अब कहाँ चलें? चलिए हवा में उड़ते हैं। हमारा अगला ग्रुप है क्लास एवीज यानी पक्षी। और इनकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? बिल्कुल सही, इनके पंख और उड़ने की कमाल की काबिलियत। और पक्षियों की दुनिया भी कम हैरान करने वाली नहीं है। एक तरफ आसमान में ऊंचा उड़ने वाला शिकारी गिद्ध है, तो दूसरी तरफ जमीन पर तेज दौड़ने वाला शुतुरमुर्ग जो उड़ ही नहीं सकता। एक तरफ हमारी बोली की नकल करने वाला प्यारा सा तोता है, तो दूसरी तरफ अपने शानदार पंखों वाला खूबसूरत मोर। हैं तो सब पक्षी, पर देखिए तो कितने अलग अलग हैं। तो सवाल ये है कि पक्षी उड़ कैसे पाते हैं? सिर्फ पंखों से? नहीं, पंख तो हैं ही, पर और भी बहुत कुछ है। इनकी हड्डियां अंदर से खोखली होती हैं, जिन्हें न्यूमैटिक बोन्स कहते हैं। इससे इनका वजन बहुत कम हो जाता है। इनका दिल 4 चेंबर वाला होता है, जो उड़ने में लगने वाली जबरदस्त एनर्जी के लिए तेजी से ऑक्सीजन सप्लाई करता है। और सबसे बड़ा बदलाव, ये वार्म ब्लडेड होते हैं। मतलब ये अपने शरीर का तापमान एक जैसा बनाए रखते हैं और इसीलिए किसी भी मौसम में एक्टिव रह पाते हैं। तो ये होम्योथर्मस या समतापी क्या है? इसे ही वार्म ब्लडेड कहते हैं, और यकीन मानिए एवोल्यूशन में ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। इसका मतलब है कि कोई जीव अपने शरीर का तापमान अंदर से ही कंट्रोल कर सकता है। बाहर चाहे बर्फ गिरे या तेज धूप हो, शरीर का तापमान एक जैसा बना रहेगा। इसी काबिलियत की वजह से पक्षी और बाद में स्तनधारी दुनिया के हर कोने तक पहुंच पाए। और अब आखिर में आते हैं हम अपने सबसे जाने पहचाने ग्रुप पर, हमारे रिश्तेदारों पर, क्लास मैमेलिया यानी स्तनधारी। इनकी 2 सबसे बड़ी पहचान है, शरीर पर बाल और अपने बच्चों को दूध पिलाने की काबिलियत। जरा इनकी रेंज तो देखिए, कमाल है। एक तरफ प्लैटिपस है जो अंडे देता है, फिर भी स्तनधारी है, तो दूसरी तरफ धरती का सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल, बीच में अपनी थैली में बच्चा रखने वाला कंगारू है, और उड़ने वाला चमगादड़ भी। ये सब कितने अलग हैं, पर इन सब में एक बात कॉमन है, ये सभी स्तनधारी हैं और इन्होंने जमीन, पानी, हवा हर जगह अपना घर बना लिया है। तो एक स्तनधारी को स्तनधारी क्या बनाता है? इनकी सबसे खास पहचान है दूध बनाने वाली मैमरी ग्लैंड्स, जिनसे ये अपने बच्चों को पोषण देते हैं। इनकी स्किन पर बाल होते हैं जो शरीर को गर्म रखते हैं। हमारे जैसे बाहरी कान, जिन्हें पिन्ना कहते हैं, वो भी होते हैं। जबड़े में अलग अलग तरह के दांत होते हैं, काटने के लिए अलग, फाड़ने के लिए अलग। पक्षियों की तरह इनका दिल भी 4 चेंबर वाला होता है, और ये भी वार्म ब्लडेड होते हैं। और हाँ, ज्यादातर स्तनधारी सीधे बच्चों को जन्म देते हैं। तो ये स्तन ग्रंथियां या मेमोरी ग्लैंड्स क्या होती हैं? ये वो ग्रंथियां हैं जो मादा स्तनधारियों में होती हैं और दूध बनाती हैं, जिससे वो अपने बच्चों को पालती हैं। इसी मेमोरी ग्लैंड के नाम पर ही इस पूरे ग्रुप का नाम मैमेलिया पड़ा है। तो हमने 4 अलग अलग ग्रुप्स को समझा, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। अब वक्त है पीछे हटकर पूरी तस्वीर को देखने का। देखते हैं कि इतनी सारी वैरायटी में भी क्या कुछ कॉमन है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन सब में इतने फर्क होने के बावजूद ये चारों ग्रुप्स एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमेलिया एक ही बड़े परिवार का हिस्सा हैं। इस परिवार का नाम है फाइलम कॉर्डेटा। इसका मतलब ये है कि अपनी जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर इन सब में कुछ बेसिक चीजें एक जैसी होती हैं, जैसे कि एक नोटोकॉर्ड जो रीढ़ की हड्डी का शुरुआती रूप है, एक खोखली नर्व कॉर्ड जो हमारा नर्वस सिस्टम बनाती है, और गले में गिल स्लिट्स जो इस बात का सबूत है कि हम सबके पूर्वज कभी पानी में सांस लेते थे। तो ये सभी ग्रुप्स एक ही कॉमन पूर्वज से निकले हैं, और जिंदा रहने के लिए इन्होंने कितनी अलग अलग रणनीतियां अपनाई। किसी ने दोहरी जिंदगी जी, किसी ने सूखी त्वचा अपनाई, कोई हवा में उड़ने लगा तो कोई गर्म खून वाला बन गया। ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है, एवोल्यूशन यानी विकास की अगली बड़ी छलांग क्या होगी?